महात्मा गांधी को हमेशा इस बात के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है कि महात्मा गांधी के इतने बड़े लीडर होने के बावजूद भी वो भगत सिंह के फांसी की सजा को क्यों नहीं रोक सके। वो उस समय क्या कर रहे थे जब भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी? उन्होंने भगत सिंह को बचाने के लिए कोई कोशिश भी की या उनकी ये कोई साजिश थी? तो चलिए इस वीडियो में हम लोग उस टॉपिक पे पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये बात है 1928 की, जब सत्याग्रह आंदोलन चलाया जा रहा था साइमन कमीशन के अगेंस्ट। इसमें कई प्रोटेस्टर्स काले झंडे लिए भारत माता की जय, भारत माता की जय ऐसे करके नारे लगा रहे थे और उन झंडों का टैग लाइन था साइमन गो बैक। मतलब कि ये जो आंदोलन शुरू किया गया था ये अंग्रेजों को भगाने के लिए शुरू किया गया था और इस आंदोलन को लाला लाजपत राय लीड कर रहे थे। तभी इस बाइकॉट रैली को रोकने के लिए ब्रिटिश पुलिस सब सुपरिटेंडेंट जेम्स स्कॉट ने प्रोटेस्टर्स पर लाठी चार्ज का ऑर्डर दे देते हैं। इसमें लाला लाजपत राय के सिर पर चोट लग जाती है और उस हेड इंजरी की वजह से वो शहीद हो जाते हैं। और जैसे ही लाला लाजपत राय के शहीद होने की खबर भगत सिंह और उनके साथियों को मिलती है तो ये सभी उस ब्रिटिश पुलिस स्कॉट से बदला लेने के लिए उतावले हो जाते हैं और ये सभी मिलकर उस जेम्स स्कॉट को जान से मारने की प्लानिंग करने लगते हैं। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह जॉन सॉन्डर्स को गोली मारकर उसकी हत्या। आइडेंटिटी की मिस्टेक की वजह से ये लोग जॉन सॉन्डर्स को शूट कर देते हैं, नहीं तो ये लोग तो जेम्स स्कॉट को मारने के लिए आए थे क्योंकि इसी ने ही लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया था। और इसके बाद भगत सिंह और उसके सभी दोस्त वहां से फरार हो जाते हैं। इसके बाद ब्रिटिश पुलिस लाहौर में एक बहुत ही भारी सर्च ऑपरेशन शुरू कर देती है ताकि भगत सिंह और उनके साथियों को पकड़ा जा सके। भगत सिंह जॉन सॉन्डर्स की हत्या करने के बाद वो सीधे लाहौर से पश्चिम बंगाल चले जाते हैं और इस पूरे इंसिडेंट को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद जब सेंट्रल असेंबली में 2 बिल्स पास किए जा रहे थे, जिसमें एक था पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट बिल, वहां पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पहुंचकर सेंट्रल असेंबली के गैलरी में बम फेंके और वो जोर जोर से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने लगते हैं। और वो जो बम उन्होंने सेंट्रल असेंबली में फेंके थे वो कोई बहुत बड़ा बम नहीं था, बस वो बहरों को सुनने के लिए फेंके थे। और बम फेंकने के बाद ये दोनों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहां से भागे नहीं बल्कि ये खुद को सरेंडर कर दिए क्योंकि ये उनके प्लान के अकॉर्डिंग था। आज के सेशन में पब्लिक सेफ्टी बिल्स सहायता दी जाएगी। दोनों बिलों पर बहस दोनों करें। हम तो खुद गिरफ्तार होने आए हैं। फिर 7 मई 1929 को भगत सिंह के ऊपर एक झूठा आरोप लगा दिया जाता है कि भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में गोली चलाई थी। और इसके बाद भगत सिंह के ऊपर एक ट्रायल शुरू हो जाता है और इनके ऊपर आईपीसी धारा 307 के तहत मर्डर का केस ठोक दिया जाता है, जो बिल्कुल ही झूठा आरोप था क्योंकि भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में कोई गोली नहीं चलाई थी, बस उन्होंने बम फेंके थे। और ये जो बम उन्होंने सेंट्रल असेंबली में फेंका था वो लो डेंसिटी वाला धुएं का बम था, जिसका मकसद ये था कि अंग्रेजों को गहरी नींद से जगाना। फिर कुछ दिनों बाद ब्रिटिश गवर्नर भगत सिंह को 14 साल के लिए उम्र कैद की सजा सुना देती है। इसके बाद भगत सिंह को सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है और उस जेल में वो हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं।
वो भूख हड़ताल करने लगते हैं। वो डिमांड करते हैं कि उन्हें एज अ पॉलिटिकल प्रिजनर्स की तरह ट्रीट किया जाए। और जब भगत सिंह के पिता उनसे मिलते हैं तब कहीं जाके वो 5 अक्टूबर 1929 को इस हंगर स्ट्राइक को तोड़ देते हैं। ये करीब 116 दिन तक हंगर स्ट्राइक पर थे और उस समय की ये दुनिया की सबसे लंबी हंगर स्ट्राइक थी। उस समय भगत सिंह की पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया में फैलने लगी, उनको सपोर्ट मिलने लगा। फिर बाद में भगत सिंह के 4 दोस्त उनके ट्रायल में गद्दारी कर देते हैं और इन चारों को ब्रिटिश सरकार कुछ पैसे और कुछ प्रॉपर्टी का लालच देकर अपने फेवर में कर लेती है। जय गोपाल, हंसराज बोहरा, नाथ घोष और मोहन बनर्जी ये सभी मिलकर भगत सिंह के खिलाफ झूठी गवाही दे देते हैं कि भगत सिंह एक अपराधी है, उसे फांसी हो जानी चाहिए। फिर भगत सिंह ये डिसाइड करते हैं कि वो इस ट्रायल को बाइकआउट कर देंगे क्योंकि उन्हें बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिलने लगा था। तब अंग्रेज ये सोचने लगे कि जो भगत सिंह पर ट्रायल चल रहा है उसे जल्दी से जल्दी पूरा कर देना चाहिए। मतलब कि जो भगत सिंह पर मुकदमा चल रहा था उसे जल्दी से जल्दी खत्म करके भगत सिंह को फांसी दे देनी चाहिए। तब वो ब्रिटिश वायसरॉय इरविन से एक बिल पास कराते हैं जो बिल्कुल ही फेक था, क्योंकि उस ऑर्डिनेंस को कभी भी सेंट्रल असेंबली और न ही ब्रिटिश गवर्नमेंट से कोई अप्रूवल मिला था कि भगत सिंह को फांसी दे देनी चाहिए। के बाद 4 मई 1930 को महात्मा गांधी इरविन वायसरॉय को एक लेटर लिखते हैं जिसमें उन्होंने ट्रायल के लिए ट्रिब्यूनल का विरोध किया और इसकी तुलना मार्शल लॉ से किया। फिर गांधी जी ने 31 जनवरी 1931 को कहा जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई है उन्हें न केवल फांसी से ही छूट दी जानी चाहिए बल्कि उनको जेल से भी रिहा कर देनी चाहिए। लेकिन ये मेरी कोई निजी राय नहीं है और न ही मैं आपको इसके लिए फोर्स कर रहा हूँ कि उनको जेल से रिहा कर दीजिए। इस बात के लिए भी गांधी जी को क्रिटिसाइज किया जाता है कि अगर गांधी जी दबाव देकर कहे होते तो हो सकता था कि उन सभी की फांसी रुक गई होती। इस दौरान गांधी इरविन इम्पैक्ट वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्रीमेंट ऑफ इंडियंस फ्रीडम स्ट्रगल वाज गोइंग ऑन। मतलब कि गांधी जी और इरविन के बीच डिस्कस चल रहा था जिससे बहुत ही ज्यादा लोग नाराज थे कि गांधी जी को इस पैक्ट पे साइन ही नहीं करना चाहिए था, और वो भी तब जब भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की बात चल रही थी। क्योंकि अगर गांधी जी अंग्रेजों पर दबाव डालकर ऐसे कहे होते कि अगर आप जब तक उन सभी को रिहाई नहीं देते हैं तो मैं इस पैक्ट पे साइन नहीं करूंगा, तो हो सकता था कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी टल जाती। वहीं दूसरा नैरेटिव ये कहता है कि गांधी जी भगत सिंह की फांसी रोकने में बहुत मदद की। वो हमेशा इरविन से इस बात पे चर्चा करते रहते थे कि भगत सिंह की फांसी से कोई फायदा नहीं होगा, ये जो जनता है ये बहुत भड़क जाएगी और जगह जगह दंगे होंगे और ये जो आंदोलन है बहुत तेज हो जाएगा। 7 अक्टूबर 1930 को जॉन सॉन्डर्स की मर्डर केस में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के लिए सेंटेंस कर दिया जाता है। फिर 23 मार्च 1931 को महात्मा गांधी वायसरॉय इरविन को एक लेटर लिखते हैं कि जनता की राय है कि भगत सिंह की फांसी को टाल देनी चाहिए, और साथ में ये भी कहते हैं कि राइटली और रॉन्गली ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गांधी जी भगत सिंह को बचाने के लिए कितनी भी कोशिश क्यों न किए होते, इससे कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि भगत सिंह खुद चाहते थे कि वो अपने देश के लिए शहीद हो जाए। इसके पहले भगत सिंह ने एक पिटीशन लिखे थे जिसमें उन्होंने साफ साफ कहे थे कि मुझे फांसी देने की जगह गोली मार दो। तब भगत सिंह के पिता एक ट्रिब्यूनल रिक्वेस्ट लेटर लिखते हैं कि मेरा बेटा भगत सिंह बिल्कुल भी अपराधी नहीं है, क्योंकि जॉन सॉन्डर्स की मौत से भगत सिंह का कुछ भी लेना देना नहीं है। और जब भगत सिंह को ये बात पता चलती है कि उनके पिताजी हमारे लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वायसरॉय इरविन चाहकर भी भगत सिंह की सजा माफ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके ऊपर सॉन्डर्स की फैमिली और लाहौर पुलिस का बहुत ही ज्यादा दबाव था कि भगत सिंह को फांसी हो जानी चाहिए। अगले दिन 20 मार्च 1931 को महात्मा गांधी उस समय के होम सेक्रेटरी हर्बर्ट इमर्सन से मिलते हैं कि भगत सिंह की सजा माफ कर दी जाए, लेकिन उनका ये अटेम्प्ट भी फेल हो जाता है। 21 मार्च 1931 को महात्मा गांधी दोबारा इरविन से मिलते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। फिर इसके बाद 23 मार्च 1931 को महात्मा गांधी एक आखिरी पत्र लिखते हैं जिसमें वो अपने सारे एफर्ट्स लगा दिए थे, अलग अलग रीजन दिए थे कि भगत सिंह की फांसी की सजा रुक जाए, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता है। इस तरह गांधी जी की सभी कोशिश नाकाम हो जाती है और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी जाती है। और ये 3 पॉइंट से कहते हैं
कि महात्मा गांधी भगत सिंह को बचाने में कोई बहुत ज्यादा कोशिश नहीं की थी, जिसमें पहला पॉइंट ये है कि वो लॉर्ड इरविन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए होते। दूसरा, वो आंदोलन वापस लेने से भी इनकार कर सकते थे। और तीसरा पॉइंट ये है कि वो फांसी की विरोध में एक नया आंदोलन शुरू कर सकते थे। दोस्तों, ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि गांधी जी ने भगत सिंह की सजा माफ करने के लिए कोई कोशिश नहीं की थी, क्योंकि आप इसे जिस पॉइंट से देखेंगे ये केस आपको वैसा ही लगेगा। तो गाइस, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और नीचे की सब्सक्राइब बटन दबाइए ऐसी और वीडियो देखने के लिए। तो जय हिंद, जय भारत।